फ्रेकोनॉमिक्स यह कोई इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। यह एक नज़र है जो समाज को एक अलग ढंग से देखता है। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे एक टीचर और सुमो रेसलर में क्या समानता होती है, या ड्रग्स डीलर्स अपने मॉम के साथ क्यों रहते हैं। पहली बार में ये सवाल बहुत अजीब लगते हैं, पर यही चीज़ इस किताब को दिलचस्प बनाती है। ये सवाल दिखने में साधारण नहीं है, लेकिन इनके पीछे छिपी सच्चाई बहुत गहरी है। इस किताब को लिखा है स्टीवन डी लेविट और स्टीवन जे डबनर ने। दो अलग अलग पेशे के लोग, एक अर्थशास्त्री और एक पत्रकार। एक जो आंकड़ों से सच निकालते हैं और एक पत्रकार जो कहानियों में सच्चाई ढूंढते हैं, जिन्होंने मिलकर आम जिंदगी के पीछे छुपे असामान्य पैटर्न को उजागर किया है। इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और ये भी दिखाया कि अगर हम सही सवाल पूछना सीख ले तो हम उस दुनिया को समझ सकते हैं जो अब तक हमें साफ दिखती थी लेकिन असल में वैसी थी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हर अध्याय एक नया सवाल है और हर जवाब एक नया नज़रिया। तो पहला अध्याय है, स्कूल टीचर और सुमो रेसलर में क्या समानता होती है। कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई वहीं छुपी होती है जहां हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। हम मान लेते हैं कि शिक्षक सबसे नैतिक लोग होते हैं और खिलाड़ी सबसे ईमानदार। पर अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि बेईमानी ही बचने का रास्ता हो, तो क्या तब भी ये लोग वैसे ही रहेंगे। फ्रेकोनॉमिक्स की पहली सफ़र शुरू होता है एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे सवाल से कि क्या इंसान हर हाल में ईमानदार रहता है, या हालात के साथ उसकी ईमानदारी भी बदल जाती है। कहानी शुरू होती है इजराइल से। हाफे एक छोटा सा शांत शहर, एक डे केयर सेंटर है जहां बच्चों को हर रोज़ 4 बजे तक ले जाना होता है, लेकिन कुछ माता पिता देर से आते हैं। ये हर रोज़ की बात हो गई थी। मासूम बच्चे टीचर्स के साथ इंतज़ार करते थे और टीचर्स की ज़िंदगी उलझ जाती थी। टीचर ने सोचा एक समाधान निकाला जाए। उन्होंने एक छोटा सा जुर्माना लगा दिया कि 10 मिनट से ज़्यादा देर होने पर $3 का फ़ाइन होगा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ चौंकाने वाला था। देर से आने वाले माता पिता की संख्या बढ़ गई। पहले जहां 8 लोग देर से आते थे, अब 20 लोग आने लगे। क्यों? क्योंकि पहले देरी करने में गिल्ट जुड़ा था और अब देरी करने में बस एक फीस जुड़ी थी। गिल्ट ने नैतिक जिम्मेदारी दी थी, पर पैसा देकर वही जिम्मेदारी खरीद ली गई। यहाँ एक बड़ी सीख छिपी है कि जब नैतिकता की जगह पैसे ले लेता है तो बर्ताव बदल जाता है। और अब नज़र घुमाते हैं अमेरिका की ओर, स्कूल सिस्टम पर। 1990 के दशक में अमेरिका के स्कूलों में हाई स्टेक्स टेस्टिंग शुरू हुई। अगर छात्रों के मार्क्स अच्छे आए तो उस स्कूलों को इनाम मिलेगा, वरना सज़ा। और जब किसी सिस्टम में इनाम और सज़ा इतनी कड़ी हो तो इंसान की परख शुरू होती है। कुछ टीचर ने बच्चों को बेहतरीन पढ़ाया, लेकिन कुछ ने एक ऐसा रास्ता चुना, नकल। बच्चों की आंसर शीट खुद ही बदल दी जाती थी, गलत उत्तर को मिटाकर सही भरे जाते, और चोरी ऐसे माहौल में होती जहां किसी को शक भी नहीं होता। एक सिस्टम जिसमें टीचर सबसे भरोसेमंद माना जाता है, अब बेईमान बन चुका है। और अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे हालात पर किसी को बेईमानी की ओर धकेल सकते हैं। इसी सवाल का जवाब खोजने लेखक हमें ले जाते हैं हज़ारों मील दूर जापान में। सुमो कुश्ती। जापान में सुमो सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक राष्ट्रीय गौरव है। लेकिन जब डेटा देखा गया तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। हर टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें बस एक जीत चाहिए रैंक बनाए रखने के लिए, और जिनका सामना ऐसे विरोधी से होता है जिसे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अक्सर वो मैच अचानक जीत जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये था मैच फिक्सिंग के संकेत। और फिर जब कुछ समय बाद वो दो खिलाड़ी फिर भिड़ते तो वही पहले हारने वाला इस बार पूरा जोर लगाकर जीत जाता। यानी लेन देन हुआ था, पहली बार तू जीता तो अगली बार मेरी बारी। यहाँ तक आते आते लेखक हमसे एक गहरी बात कह रहे होते हैं कि कोई भी सिस्टम कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसमें छेद है तो इंसान उसमें रास्ता ढूंढ लेता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब तो ख़ास हालात हैं, क्या आम आदमी भी ऐसा कर सकता है? तो अब मिलिए बैगल मैन से। बैगल एक खाने की चीज़ होती है जो बर्गर जैसा होता है। एक आदमी ऑफिसों में बैगल रखने जाता था, कोई निगरानी नहीं, बस एक डिब्बा जिसमें लिखा होता था एक बैगल की कीमत डाल दीजिए।
वो रोज़ डेटा रखता था, फिर ऑफिस में कितने लोग खाते, कितने पैसे डालते, और हैरानी की बात ये थी कि 90% लोग ईमानदारी से पैसे डालते थे। लेकिन जहाँ तनाव ज़्यादा था, जहाँ हायरार्की ज़्यादा थी, वहाँ चोरी भी ज़्यादा थी। यानी इंसान ज़रूर नैतिक होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द का माहौल ही उसकी ईमानदारी की असली परीक्षा होता है। तो यहाँ पर हमें इस किताब का पहला सीख मिलता है, वो है इंसेंटिव्स की ताकत। इंसेंटिव्स यानी प्रेरणा, यानी वो वजह जो किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करे, जैसे इनाम, सज़ा, तारीफ या नुकसान का डर। और फ्रेकोनॉमिक्स इसी पर बेस्ड है कि इंसान वही करता है जैसा उसका इंसेंटिव होता है। हर इंसान 3 तरह के इंसेंटिव से चलता है। पहला इकोनॉमिक्स यानी पैसा या सज़ा, दूसरा सोशल यानी लोग क्या सोचेंगे, और तीसरा है मोरल यानी मैं क्या सोचता हूँ। जब सही संतुलन हो तो ये इंसेंटिव समाज को ईमानदार बनाए रखता है, लेकिन जब नैतिकता की जगह पैसे आ जाए, जब सज़ा की जगह बहाना बन जाए, जब माहौल बेईमानी को आम बना दे, तो ईमानदार इंसान भी धीरे धीरे मुड़ने लगता है। तो आखिर में स्कूल टीचर, सूमो पहलवान, ऑफिस कर्मचारी सभी एक जैसी इंसानी प्रकृति के उदाहरण हैं। अगर इंसेंटिव बिगड़ जाए तो चरित्र भी डगमगा जाता है। और यही है इस अध्याय का सार, कि अगर आप किसी समाज को समझना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि लोग क्या बोलते हैं, देखिए कि उनके इंसेंटिव्स क्या हैं। और आगे दूसरा और बहुत ही दिलचस्प अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है हाउ इज़ द कू क्लैक्स क्लैन लाइक ए ग्रुप ऑफ रियल इस्टेट एजेंट। यानी कू क्लैक्स क्लैन किस तरह रियल इस्टेट एजेंटों के समूह जैसा है। ये नाम थोड़ा अजीब है, डरावना भी, पर इसके बारे में हम आगे समझते हैं। हमारे समाज में एक अनकही शक्ति हर जगह काम करती है, वो है जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन। किसके पास क्या जानकारी है, वो उसे कैसे इस्तेमाल करता है, और कौन उस जानकारी से अनजान है, यही फ़र्क तय करता है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इस अध्याय में फ्रेकोनॉमिक्स हमें दो बिल्कुल अलग दिखने वाले मगर अंदर से एक जैसे समूहों से मिलवाता है। पहला है कू क्लैक्स क्लैन और दूसरा रियल इस्टेट एजेंट। शुरुआत होती है एक बहुत डरावने नाम से, कू क्लैक्स क्लैन। ये एक अमेरिका गोरा वर्चस्ववादी संगठन था जिसने अफ्रीकी अमेरिकों को डराने, मारने और अपमानित करने का काम किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रहस्य। उनका पूरा सिस्टम ही छिपी हुई जानकारी पर टिका था। गुप्त पहचान, गुप्त रस्में, गुप्त संदेश। डर फैलाने के लिए उन्होंने अज्ञात रहना अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। लेकिन फिर आया एक इंसान जिसने इनके बारे में सारे राज खोल दिए। स्टेटसन नाम का एक पत्रकार जिसने क्लैन में घुसपैठ की और उनके सीक्रेट कोड, हैंडशेक और अंदरूनी बातें दुनिया के सामने ला दी। जैसे ही लोगों ने जान लिया कि डरावने क्लैन के पास बस कुछ लुंगी जैसे पोशाक और नकली रस्में हैं, तो उनकी ताकत टूट गई। क्योंकि अनसीन पावर जब दिखने लगती है तो उसका जादू टूट जाता है, और यही है इन्फॉर्मेशन का पावर। और अब रुख करते हैं एक और तरह के छुपे हुए खिलाड़ी की ओर, रियल इस्टेट एजेंट्स। ये भी उन कू क्लैक्स क्लैन जैसे हैं, इसे हम आगे समझते हैं। माना जाता है कि रियल इस्टेट एजेंट्स आपकी मदद के लिए होते हैं, आपका घर अच्छे दाम में बिकवाने के लिए। पर जब डेटा देखा गया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। जब एजेंट खुद का घर बेचते हैं तो वो ज़्यादा समय लेते हैं, अच्छे दाम पर बेचते हैं और कम जल्दी में होते हैं। पर जब आपका घर बेचते हैं तो जल्दी सौदा कर देते हैं, कम दाम पर भी मान लेते हैं ताकि उन्हें जल्दी कमीशन मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब वो खुद का घर बेच रहे होते हैं तो हर $1000 उनके लिए मायने रखता है, पर जब वो आपका घर बेचते हैं तो $10,000 सिर्फ उनके लिए बस $150 की कमीशन होती है। तो क्या वे ज़्यादा मेहनत करेंगे? नहीं। यहाँ पर एक बड़ा सत्य सामने आता है कि जिसके पास जानकारी होती है वही खेल को मोड़ सकता है। चाहे वो क्लाइंट हो जो रहस्य से डर फैलाता है, या एजेंट हो जो शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वेल मेंटेन्ड या चार्मिंग शब्दों में उलझा देता है। इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना ही असली ताकत है। अब सोचिए, सिर्फ क्लैन या एजेंट नहीं, हम हर रोज़ कितनी बार इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का शिकार होते हैं। जब डॉक्टर हमें कोई महंगा टेस्ट लिखता है, क्या हमें सही जानकारी है? जब कार मैकेनिक कहता है कि ये पार्ट बदलना पड़ेगा, क्या हम सच में जानते हैं? या जब बीमा एजेंट कॉम्प्लेक्स पॉलिसी समझाता है, क्या हम समझते हैं? नहीं। और यही है उस इंसान की ताकत, जिसके पास जानकारी है वो चाहे तो आपकी मदद कर सकता है या आपको इस्तेमाल भी।
लेकिन इस कहानी में उम्मीद की किरण है, और वो है इंटरनेट। जब से इंटरनेट आया, लोगों के पास तथ्यों तक सीधी पहुंच है। अब आप खुद रेटिंग देख सकते हैं, घरों की कीमतें कंपेयर कर सकते हैं और यूट्यूब पर रिपेयर भी सीख सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जहां एक्सपर्ट होने का मतलब ही इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखना था। तो अब सवाल ये है कि क्या हम खुद उस जानकारी का सही इस्तेमाल करना सीख पाए हैं। तो आखिर में, चाहे वो कू क्लैक्स क्लैन हो या रियल एस्टेट एजेंट, दोनों की ताकत इस बात में थी कि उन्हें पता था कि आप क्या नहीं जानते, और उनकी जीत भी तभी तक थी जब तक आपने सवाल नहीं पूछे। फ्रिक्नॉमिक्स हमें सिखाता है कि जहाँ भी इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है वहीं शक करो, जहाँ भी डेटा है वहाँ जवाब है। तो इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि जिसके पास जानकारी होती है, असली ताकत उसी के पास होती है। लेकिन ये ताकत तब खतरनाक बन जाती है जब वो जानकारी छुपा कर रखी जाती है और दूसरों को अंधेरे में रखा जाता है। चाहे वो कू क्लैक्स क्लैन की डर फैलाने वाली गुप्तता हो या रियल एस्टेट एजेंट की मीठी बातों में छुपा हुआ स्वार्थ, ये इन्फॉर्मेशन इमेस्ट्री दूसरों को कमज़ोर बनाता है। लेकिन आज के दौर में जब इंटरनेट ने जानकारी को सबके लिए खोल दिया है, तो जिम्मेदारी अब हमारी है कि हम आंख बंद के भरोसा ना करें, सवाल पूछें, जानकारियाँ जुटाएं और सच को समझें। क्योंकि जब आप जानना शुरू करते हैं, तब दूसरों के पास आपको गुमराह करने की ताकत कम हो जाती है। तो इस अध्याय का मूल भावना यही कहता है कि सिर्फ ये मत देखो कि कौन कितना बोल रहा है, ये भी देखो कि वो क्या छुपा रहा है। और अब आगे अध्याय 3 है कि ड्रग डीलर्स अपनी माँ के साथ क्यों रहते हैं। वाई डू ड्रग डीलर्स स्टिल लाइव विथ देयर मॉम्स। जब हम किसी ड्रग डीलर की कल्पना करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है। शायद कोई ऐसा इंसान जो बड़ी गाड़ी में घूमता हो, ब्रांडेड कपड़े पहनता हो, जेब में कैश भरा हो और उसके आसपास डर और रौब का माहौल हो। लेकिन फ्रिक्नॉमिक्स इस किताब में हमसे एक ऐसा सवाल पूछता है जो इस चमक धमक के पीछे की हकीकत को उधेड़ कर रख देता है। अगर ये लोग इतने अमीर हैं तो आखिर अपनी माँ के साथ छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक रिसर्च की सच्ची कहानी से। सुधीर वेंकटेश, जो शिकागो की स्लम बस्तियों में जाकर ये समझना चाहता था कि गरीबी में जीने वाले लोग असल में कैसे रहते हैं, उसने एक बेहद ख़तरनाक काम किया, जो खुद एक क्रैक कोकीन गैंग के बीच रहने लगा। धीरे धीरे उसने जो देखने को मिला वो चौंकाने वाला था। गैंग का नेता, जिसे सब जेटी कहते थे, एक एमबीए ग्रेजुएट था। वो ड्रग डीलिंग का बिजनेस की तरह चलाता था। पूरी रिकॉर्ड की हुई अकाउंटिंग बुक, खर्चे, मुनाफा, बोनस, प्रमोशन, सब कुछ। और तभी उस किताब में छुपा हुआ था एक शॉकिंग सच, गैंग की अंदरूनी दुनिया। जेटी की गैंग का स्ट्रक्चर एक कॉरपोरेट कंपनी जैसा था। सबसे ऊपर था बॉस, जो लाखों डॉलर कमाता था। नीचे थे लेफ्टिनेंट्स, जो कुछ हज़ार में कमाते थे। और सबसे नीचे थे फुट सोल्जर्स, यानी वो लड़के जो स्ट्रीट पर ड्रग बेचते थे, जो हर वक्त मौत के मुंह में खड़े रहते थे और कमाते थे घंटे के सिर्फ $3.30, यानी मिनिमम वेज से भी कम। और अब आप समझ सकते हैं कि ये फुट सोल्जर क्यों अपनी मॉम के साथ रहते हैं, क्योंकि घर का किराया देना भी उनके बस में नहीं होता। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या कोई इंसान इतना ख़तरनाक काम करेगा सिर्फ इतनी सी कमाई में? जवाब है क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन वो ऊपर जाएंगे, बॉस बनेंगे और अमीर होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे हज़ारों लोग बॉलीवुड या क्रिकेट में करियर बनाने के पीछे भागते हैं, एक सपने के लिए जो लाखों में से सिर्फ किसी एक का सच बनता है। और इसे ही कहा गया है टूर्नामेंट मॉडल, जहाँ नीचे वाले लोगों को बस एक सपना बेचा जाता है और उसके दम पर वो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। अब एक और गहरी बात सामने आती है, ये सिस्टम सिर्फ गैंग तक सीमित नहीं है। कॉरपोरेट की दुनिया में भी आप देखेंगे, नीचे एंट्री लेवल में हज़ारों लोग होते हैं जो लंबी शिफ्टों में कम तनख्वाह में काम करते हैं। उन्हें कहा जाता है कड़ी मेहनत करो, आगे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन हकीकत में सिर्फ नीचे गिने चुने लोग ही ऊपर पहुंचते हैं। तो फ़र्क बस इतना है कि गैंग में गोलियां चलती है और कॉरपोरेट्स में ईमेल। यहाँ हमारी सोच में एक बहुत बड़ा धोखा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई इंसान ड्रग बेच रहा है तो वो बहुत पैसा कमा रहा होगा,
लेकिन ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर चमकता हुआ नाम सोने का नहीं होता। अक्सर जो बाहर से ताकतवर दिखते हैं, अंदर से वो सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। तो हमें इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि हर ग्लैमर के पीछे एक कठिन सच्चाई होती है और हमें कभी न कभी बाहरी चमक से धोखा नहीं खाना चाहिए। ड्रग डीलिंग जैसी खतरनाक दुनिया भी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ थोड़े लोग बहुत कमाते हैं और ज़्यादातर लोग सिर्फ उम्मीद के दम पर जिंदा रहते हैं। ये सिस्टम उन सपनों को बेचता है जो शायद कभी पूरे ही नहीं होते, चाहे वो गैंग हो या कॉरपोरेट्स या कोई भी ऐसे जगह जहाँ ऊपर जाने या लालच दिया जाता है। इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि हम भी कहीं किसी से ऐसे टूर्नामेंट का हिस्सा तो नहीं बन रहे जहां जीत सिर्फ एक हिस्से में आती है और बाकी बस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और अब आगे चौथा अध्याय है और एक बड़ा प्रश्न भी कि 1990 के दशक में अचानक अपराध क्यों घट गए। 1990 के दशक शुरू होते होते अमेरिका के हर बड़े शहर की सड़कों पर एक खामोश डर फैल चुका था। अपराध काबू से बाहर हो चुका है। राजनीतिज्ञ कह रहे थे कि हमें पुलिस और चाहिए और कड़े कानून। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे थे कि अगला दशक क्राइम एक्सप्लोजन लेने वाला है। लेकिन हुआ क्या? अचानक जैसे किसी ने अपराध को धीमा कर दिया हो। हत्या, डकैती, बलात्कार, हर तरह का अपराध गिरने लगा, वो भी पूरे देश में बिना किसी अपवाद के। अब सवाल उठा, क्यों? सबकी अपनी अपनी थ्योरी थी। कुछ ने कहा पुलिस ने नए तरीके अपनाए हैं, जैसे न्यूयॉर्क में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कुछ बोले जेल भर दी गई है, अब डर बैठ गया है। कुछ ने कहा इकनॉमी अच्छी हो गई है, लोग पैसे कमाने लगे हैं। और कुछ बोले गैंग कंट्रोल, सोशल प्रोग्राम्स, ड्रग वॉर और समुदाय की जागरूकता काम कर रही है। हर जवाब में कुछ सच्चाई थी, लेकिन पूरा सच कहीं नहीं था। और जब फ्रेकोनॉमिक्स का ये ऐसा जवाब लेकर आया जिसने सबको असहज कर दिया, एक पुराना फैसला जिसकी गूंज 20 साल बाद सुनाई दी। 1973 अमेरिका में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को कानूनी मान्यता दे दी। इस फैसले का अर्थ था कि अब लाखों महिलाएं, खासकर गरीब और अकेली महिलाएं, अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार रखती थी। अब सोचिए 1973 में जब ये बच्चे पैदा नहीं हुए, तो वही बच्चे जो शायद गरीबी, उपेक्षा और अपराधी माहौल में पले होते, तो 20 साल बाद यानी 1990 के दशक में उस आयु में आते जहां अधिकतर अपराध होते हैं, लेकिन वो पैदा ही नहीं हुए थे। यही फ्रेकोनॉमिक्स का तर्क था। कम अपराध इसलिए नहीं हुआ कि हमने अपराधों को सुधारा, बल्कि इसलिए ही हुआ कि वो पैदा ही नहीं हुए। ये बात सुनने में कैसी लगती है? बहुतों के लिए ये विचार बेहद असहज है, क्योंकि ये किसी समुदाय को दोषी नहीं ठहराता, न ही किसी योजना को श्रेय देता है। ये कहता है कि अगर समाज में अनवांटेड चिल्ड्रेन कम होंगे तो भविष्य में अपराध भी कम होगा। सुधीर वेंकटेश की तरह कई शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिकतर अपराधी गरीबी पृष्ठभूमि से आते हैं, अकेली माँ के घर में पले होते हैं, शिक्षा से कटे रहते हैं और उनका बचपन असुरक्षित होता है। गर्भपात कानून ने इस अपराध की संभावनाओं को जड़ से रोका, लेकिन इसे राजनीति में कहना आसान नहीं था। तो क्या बाकी सारी थ्योरीज गलत थी? नहीं। नई पुलिसिंग, ज़्यादा जेल्स, अच्छी अर्थव्यवस्था, इनका भी रोल था, लेकिन उनका असर आंशिक था। कई क्राइम में गिरावट आई, उसका बड़ा हिस्सा डेमोग्राफिक चेंज की वजह से भी था, वो पीढ़ी जो पैदा ही नहीं हुई। तो आखिर में इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि समाज में बड़े बदलाव अक्सर दिखाने वाली चीज़ों से नहीं, अनदेखे कारणों से होते हैं। जो फैसले आज लिए जाते हैं उनका असर 10-20 साल बाद नज़र आते हैं। और कई बार एक छोटा सा सामाजिक अधिकार जैसे गर्भपात की आज़ादी पूरे देश की अपराध दर बदल सकता है। फ्रेकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आंखों से नहीं, डेटा से देखिए। कभी कभी असली जवाब वही होता है जो सबसे असुविधाजनक होते हैं। और आगे अध्याय 5 है, एक आदर्श माता पिता क्या बनाता, व्हाट मेक्स अ परफेक्ट पेरेंट। हर माँ बाप की एक चाहत होती है, हमारा बच्चा सफल हो, सुरक्षित रहे और खुश रहे। इस चाहत में वो सब कुछ झोंक देते हैं, महंगे स्कूल, किताबें, एक्टिविटीज, संस्कार, सीमाएं, आज़ादी और अनुशासन।
पर सवाल ये है कि क्या हम जिन बातों को अच्छी परवरिश मानते हैं वो सच में हमें असर करती हैं, या बस हम दूसरों के बताए रास्तों पर चल रहे हैं बिना जाने कि डेटा क्या कहता है। फ्रिकोनॉमिक्स इस अध्याय में पेरेंटिंग के मिथ को एक एक करके खोलता है और कई बार वो बातें जो हमें ज़रूरी लगती हैं उनका असर निर्णय होता है, और जबकि जिन बातें को हम नज़रअंदाज कर देते हैं वही सबसे गहरा असर डालती हैं। मान लीजिए दो स्कूल हैं, एक महंगा प्राइवेट स्कूल और एक साधारण सरकारी स्कूल। ज़्यादातर माता पिता मानते हैं कि महंगे स्कूल का मतलब बेहतर भविष्य, लेकिन जब रिसर्चरों ने देखा कि वही बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता तो क्या वो कम सफल होता, नतीजा चौंकाने वाला था। कि अगर बच्चा वैसे ही इंटेलिजेंट और घर का माहौल सपोर्टिव हो तो स्कूल बदलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्कूल का नाम नहीं, बच्चा कौन है ये ज़्यादा मायने रखता है। माता पिता घर में किताबें भर देते हैं ताकि बच्चा पढ़ाकू बने, लेकिन डेटा कहता है जिस घर में किताबें पहले से थी वहाँ आईक्यू स्कोर अच्छा निकला। पर अगर किसी ने किताबें सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि आईक्यू बढ़ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि किताबें का होना उस परिवार के सोचने के ढंग का संकेत है, ना कि एक एक्टिव कदम का असर। अब एक और बड़ा मिथ है कि कामकाजी माँ के बच्चे कम ध्यान पाते हैं, लेकिन जब सोशियो इकोनॉमिक्स और पेरेंटिंग स्टाइल को कंट्रोल करके देखा गया तो पाया गया कि कामकाजी माँ होना अपने आप में बच्चों की सफलता को कम नहीं करता। यानी दोष काम में नहीं, माहौल में होता है। क्या इसमें कोई पैटर्न है? फ्रिकोनॉमिक्स ऐसे 8 पैटर्न देता है जो बच्चों को टेस्ट स्कोर को पॉजिटिविटी इफेक्ट करते हैं, और जो असर करते हैं वो ये थे कि माता पिता की शिक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चे की जन्म से पहले की देखभाल और बच्चा कितनी उम्र से पढ़ना सीखता है। और जो असर नहीं डालते वो है टीवी कितना देखता है, परिवार कितनी बार म्यूजियम जाता है, क्या बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है। मतलब आपने क्या किया उससे ज़्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कौन हैं। यह एक जटिल प्रणाली है जहाँ माता पिता का सोचने का तरीका, माहौल, भाषा, उम्मीदें, इन सब का सूक्ष्म असर पड़ता है। और कई बार तो जो माता पिता अच्छे दिखते हैं वो बच्चों को सिर्फ दिखावे की दौड़ में झोंक देते हैं। तो आखिर में हमें इस अध्याय से ये सीखने को मिलता है कि पेरेंटिंग में इरादा और व्यक्तित्व रणनीति से ज़्यादा असर करता है। महंगे स्कूल, ढेरों किताबें या म्यूजियम ट्रिप्स, ये सब तभी असर करेंगे जब घर का माहौल सपोर्टिव, बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से संतुलित होगा। बच्चा वही सीखता है जो अपने माता पिता को करते हुए देखता है, ना कि जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। फ्रिकोनॉमिक्स हमें पेरेंटिंग के उस दबाव से बाहर निकालता है जो समाज ने हम पर डाला है, और कहता है एक आदर्श माता पिता बनने की कोशिश मत करो, एक सोचने वाला इंसान बनो, बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। और आगे आखिरी अध्याय 6 है, वुड अ रोसांडा बाई एनी अदर नेम स्मेल एज स्वीट्स। बेसिकली इसका मतलब है कि क्या नाम से किस्मत जुड़ी होती है। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने तो कहा था कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, उसकी खुशबू वही रहेगी। लेकिन फ्रिकोनॉमिक्स पूछता है कि इंसान के साथ भी यही सच है? क्या आपके नाम से वाकई फ़र्क पड़ता है, या हो सकता है कि आपका नाम ही तय कर देता है कि आपको नौकरी मिलेगी या रिजेक्शन, इज्जत मिलेगी या नज़रअंदाज किया जाएगा। इस अध्याय में लेखक एक चौंकाने वाली दुनिया का सैर करवाते हैं जहाँ नाम के आधार पर जिंदगी की दिशा बदल जाती है। शुरुआत होती है एक सवाल से, रोसांडा और मेगन क्या दोनों की जिंदगी एक सी होगी? लेखक दो तरह के नामों का विश्लेषण करते हैं। एक तरफ वाइट साउंडिंग नाम जैसे एमिली, जैक, सरा। दूसरी तरफ ब्लैक साउंडिंग नाम जैसे रोसांडा, डी7, लिक्वेटा। क्या जिनके नाम अलग या अनपढ़े जैसे सुनते हैं, क्या उन्हें समाज पहले ही नकार देता है? 2004 के एक शोध में एक ही रिज्यूमे को अलग अलग नामों के साथ भेजा गया। बाकी सब चीज़ें एक जैसी थी, योग्यता, अनुभव और स्किल्स। लेकिन नतीजा क्या निकला? एमिली को इंटरव्यू में बुलाया गया, लसिका को नहीं। ग्रेग को कॉल आया और जमाल को इग्नोर कर दिया गया। सिर्फ नाम बदलने से नौकरी पाने का मौका 50% तक घट गया। यह बताता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी नाम के आधार पर पहचान बना लेता है, और वो पहचान तय करती है आपका अवसर।
फ्रिक्नोमिक्स हमें बताता है कि जो माता पिता गरीब होते हैं वे अक्सर अलग और क्रिएटिव नाम पसंद करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भीड़ में अलग दिखे। वहीं अमीर माता पिता सादे और सेफ नाम रखते हैं क्योंकि उनके बच्चों को खुद को साबित नहीं करना होता। मसलन अगर किसी बच्चे का नाम मेडिसन है तो संभावना है कि वो मिडिल क्लास से होगा। अगर किसी का नाम यूनिक है तो शायद उसकी परवरिश कठिन परिस्थितियों में हुई हो। तो क्या नाम भविष्य तय करता है या बस उसका आईना है? फ्रिक्नोमिक्स यहाँ एक सबटल डेस्टिनेशन बताता है। नाम खुद आपकी सफलता का कारण नहीं होता बल्कि उस माहौल का संकेत होता है जिसमें आप पले बढ़े हैं। यानी अगर किसी का नाम जयमाल है और वो किसी गरीब इलाके में पला है तो उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें नाम की वजह से नहीं बल्कि उसके माहौल की वजह से हैं। और लेकिन क्योंकि समाज नाम से जुड़ी धारणाएं रखता है तो वो वही नाम आगे चलकर रुकावट बन सकता है। यहाँ पर लेखक ने नामों के ट्रेंड का भी एनालिसिस किया है। कुछ नाम जो पहले अमीरों के साथ जुड़े थे जैसे इज़ाबेला, जॉर्डन, कुछ वर्षों में गरीबी तबकों तक फैल गए और जैसे ही ऐसा हुआ अमीरों ने नए यूनिक नाम ढूंढना शुरू कर दिए। यानी नाम भी एक फैशन की तरह चलता है और स्टेटस की पहचान बन जाता है। तो आखिर में इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक सामाजिक पहचान है और दुर्भाग्यवश समाज में नाम के आधार पर बायस बहुत गहरा है। फ्रिक्नोमिक्स हमें यह भी सिखाता है कि एक नया नाम आपकी तकदीर नहीं तय करता, लेकिन ये ज़रूर तय करता है कि आपको शुरुआत कहाँ से मिलती है। आपके रास्ते में रुकावटें होंगी या सुविधाएं, इसका अंदाज़ा लोग आपके नाम से लगाने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिए, आखिर में जीत उसकी ही होती है जो नाम के आगे अपनी पहचान बना लेता है। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। फ्रिक्नोमिक्स कोई आम किताब नहीं है। इसने हमें सिखाया कि दुनिया को समझने के लिए हमेशा सीधी लाइन में नहीं सोचना पड़ता। कभी कभी जवाब उल्टे सवालों में छिपे होते हैं। हमने जाना कि एक टीचर और एक सुमो पहलवान में ज़्यादा फर्क नहीं होता जब बात इंसेंटिव्स की हो। ड्रग डीलर जो दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूर होते हैं और क्राइम दर में गिरावट का कारण वो था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और एक नाम, बस एक नाम आपके जीवन के दरवाजे भी खोल सकता है और बंद भी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर चीज़ के पीछे एक हिडन साइड होती है, वो सच्चाई जो हमें दिखती नहीं लेकिन असर करती है। फ्रिक्नोमिक्स हमें बताती है कि अगर हम आंखें खोलकर आंकड़ों और सोच के सहारे दुनिया को देखें तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आखिर में एक बात के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि सवाल पूछना छोड़िए मत। जो सब कह रहे हैं उसे मान लेने से पहले सोचिए, क्या वाकई ऐसा है या बस सबको ऐसा लगता है? क्योंकि असली समझ वहीं से शुरू होती है जहाँ आम सोच ख़त्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एपिसोड चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है आकाश कुमार।